गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमें आज बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ना है। हमने पीछे देखा था भारतेंदु को और इस क्लास में देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट के यहाँ से शुरू करेंगे। यहीं पे रोके थे हम। तो जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी होगी वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ है किताब, ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छी बुक है और प्रश्न भी बहुत बनते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनका जन्म बताए हैं ये 1845 में और निधन बताए हैं 1915 में, पर इनका जन्म 1844 में हुआ था, ये 45 बता दिए हैं। ये भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थों में दो ही निबंधकार थे, एक प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु के जितने समसामयिक निबंध लेखक थे उसमें सच्चे अर्थों में दो ही निबंधकार थे, मिश्र जी और भट्ट जी। दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा विसादृश्य अधिक है। मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम्य था तो भट्ट जी का नागर। पहले में सरलता और मनमौजीपन था तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे पर भट्ट जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण उनकी वाणी में तल्खी आ गई थी। मिश्र जी में धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादिता भी मिलती है, पर भट्ट जी रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज सभा 1872 में कवि वचन सुधा में छपा। तो ये आपको ध्यान देना है कि बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है कलिराज सभा। किसमें छपा? कवि वचन सुधा में 1872 में। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पे छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद भरे। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व दोनों का पता लगता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 33 वर्षों तक उसे निरंतर निकालते रहे। तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संपादन कितने वर्षों तक किया? 33 वर्षों तक किया। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र राजनीतिक मान्यताओं में उदारवादी या लिबरल कहे जा सकते हैं। वे देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, किंतु भट्ट जी को यह खिचड़ी नहीं पसंद थी। हिंदी लेखकों में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नीति का स्पष्ट और तीखा विरोध किया है। वे देशभक्ति और राजभक्ति को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। उन्होंने लिखा है, ये कथन पूछता है कि कौन कहा है, तो ये कथन बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। देखिए, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है। जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और शहनाई बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसा ही यह भी असंभव और दुर्घट है। राजनीति में वे लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। अंग्रेजों को इतनी खरी खोटी न तो भारतेंदु सुना सके थे न प्रताप नारायण मिश्र। सांप बन के काटना और ओझा भन झारना यह हिकमत भार लोगों को ही मालूम है। अंग्रेज बाहर से भले भले लगे हैं, है कुटिलता की खान। अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना करने के साथ ही भट्ट जी ने विदेशी शासन की विकृतियों को अपेक्षाकृत गहराई में बैठकर देखा। वे अपने युग के साहित्यकारों में सर्वाधिक व्यापक और गहन दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। सरकारी पिट्ठुओं के कट्टर शत्रु होने के कारण राजा शिवप्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जहाँ तक साहित्यिक निबंधों का प्रश्न है, उनमें विविधता अधिक है। एक ओर वे मिश्र जी के टक्कर का व्यंग विनोद प्रधान निबंध लिख सकते हैं, तो दूसरी ओर गंभीर विश्लेषणात्मक निबंध।
चलता है निबंध लिखा है उन्होंने चलता है नाम से। इस निबंध का एक उद्धरण देखिए, कहते हैं, चलता है रांड का चरखा वो भटियारिन का मुँह, बस जो चला काहे को रुकता है। करकसा लड़ाकीन में हरियों की जुबान, एक मुंह में 100 गाली। जबान क्या कतरनी हो गई, आंधी हो गई, रेल का इंजन हो गई। किसी का मुंह चला तो किसी का हाथ चल निकला। दे तमाचा गालों में, चट दोनों झोटी झोटी करते, गटपट लड़ते लड़ते लस्त हो गई, पर जबान ना रुकी। वाह रे चलने का जोश। फिर भी इसमें एक तरह की सुसंबद्धता और विश्लेषणात्मकता आ गई है। भय और समुचितादर, दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, प्रेम और भक्ति, ज्ञान, भक्ति, स्पर्धा, प्रीति आदि उनके विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। भय हो गया, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। भय है, समुचितादार है, दृढ़ता है, आत्मनिर्भरता है, प्रेम और भक्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, स्पर्धा है, प्रीति है आदि, जो आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास द्वारा विकसित हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में पूर्णता की उपलब्धि की। गद्य काव्य के आद्याचार्य भी वे ही हैं। चंद्रोदय निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है, तो ध्यान देना है, गद्य काव्य का पहला नमूना चंद्रोदय निबंध है। और गद्य काव्य के आद्याचार्य कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ध्यान देना है। गद्य काव्य के आद्याचार्य बालकृष्ण भट्ट हैं और चंद्रोदय निबंध उनका गद्य का पहला नमूना है। भाषा पर भट्ट जी का पूरा अधिकार था। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग उनके सामर्थ्य का द्योतक है। उनके निबंधों के प्रतिपादन का ढंग भी इतना सरस है कि पढ़ने में कथाओं सा आनंद आता है। विनोद और व्यंग तो उनकी लेखन शैली की अभिन्न अंग हैं। उनके व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र की अपेक्षा अधिक चुटीले और कर्कश होते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। नहुसत, बदजायका, हिर्ष आदि सैकड़ों शब्दों के प्रयोग मिलेंगे। कहीं कहीं तो अनुच्छेद के अनुच्छेद उर्दू शब्दावली से गुथे रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्थबोध की सुगमता के लिए ये कोष्ठ में अंग्रेजी के शब्द जैसे फीलिंग, परसेप्शन रख देते हैं। कहीं कहीं अंग्रेजी के शीर्षक तक रखे हुए हैं। इस प्रकार की शब्दावली का व्यवहार वे केवल मौज में आकर नहीं करते थे, प्रत्युत इसके पीछे तत्कालीन आवश्यकता की प्रेरणा थी। उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी शब्दावली अपरिचित सी थी। विशेष अर्थगर्म शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए उनका अंग्रेजी पर्याय देना आवश्यक था। कुछ विशेष लेखकों की बात जाने दीजिए, जो अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार केवल इसलिए करते हैं कि लोग जान लें अंग्रेजी में उनकी भी गति है। भट्ट जी की भाषा संबंधी देन अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु खड़ी बोली के आदर्श स्वरूप का निर्माण वे न कर सके। भाषा में पूर्वीपन का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उठाकर के स्थान पे उठाए और बैठाकर की जगह पे बैठाए लिखा करते थे। कहीं कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी मिलती हैं, जैसे हमारी समाज आदि। पर मुहावरों के प्रयोग में भट्ट जी बड़े निपुण थे। इनके सभी लेखों में मुहावरों के प्रयोग से एक प्रकार की सजीवता आ गई है। इन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का पूरा उपयोग किया है। निबंधों के बीच बीच में संस्कृत के श्लोक उद्धृत कर अपने विचारों को शास्त्र तथा पुराने विद्वानों के विचारों के मेल में रखकर उनकी पुष्टि करते जाते हैं। यथास्थान हिंदी के दोहे और चौपाइयों का उद्धरण भी दे देते हैं। अरबी फारसी के शेर और मिसरे रखने में भी उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं प्रतीत होती। तो ये थे हमारे बालकृष्ण भट्ट। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इनका जन्म हुआ था 1856 में, निधन हुआ था 1894 में। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है कविवचन सुधा, उसी को है। ये भी प्रश्न पूछता है
कितना इम्पोर्टेंट है ये किताब पढ़ना, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय कौन सी पत्रिका है? तो भारतेंदु की कविवचन सुधा पत्रिका है। वे विद्यार्थी काल में ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे। कानपुर के ललित जी के संसर्ग में उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। भारतेंदु और मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। भारतेंदु तो अपने अभिजात संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थे, पर मिश्र जी पे ऐसा कोई संस्कार नहीं था। वे तो अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ब्राह्मण पत्र के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा, साहित्य आदि को समृद्ध किया। निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। निबंध उनका देखिए, बेगार है, रिश्वत है, देशोन्नति है, वर्षारंभ है, टेढ़ जानी शंका सब काहूँ है, मुच्छ है, इनकम टैक्स है, देसी कपड़ा है, पतिव्रता है, दबी हुई आग है, धरती माता है, गोरक्षा है, ब्रजमूर्ख है, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया धसान है, छल है, विलायत यात्रा इनका पूछा जाता है प्रताप नारायण मिश्र का, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जा सकता है। यद्यपि इनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के यही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यता अभिव्यक्त हो उठा है। भारतेंदु के तो प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी। युग चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। भारतेंदु जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे उसकी छाप उन पर सर्वत्र दिख पड़ती है, इसीलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पर मीठी है। पर प्रताप नारायण मिश्र सामान्य घर के थे। गांव की बेतुक कल्फी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी। उनके व्यंग की तलखी जी को तिलमिला देने वाली होती है। उनका खरापन अपनी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में भी सिद्ध हैं। भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती है। भाषा और शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से निराशा ही हाथ लगेगी, पर जो लोग उनकी निर्बंधता को, उनके व्यंग और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त देखना चाहेंगे उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है। जगह जगह पे अशुद्ध शब्द प्रयोग से भाषागत तथा वैश्वाणी के प्रभाव से वाक्यगत दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु गांव के अनेक मुहावरों और शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया ही है। एक उदाहरण लीजिए। उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वह चुंगी नहीं है? क्या वहाँ उर्दू नहीं है? क्या वहाँ दरिद्र नहीं है? क्या वहाँ शराब नहीं है? क्या वहाँ गोरे रंग का अयोग्य पक्षपात नहीं है? कान्य कुब्ज प्रकाश से कहो रंडरोना बंद करे। जल्दी समाज का ढांचर बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं निश्चय कुशल नहीं है। रंडरोना शब्द किसी सहराती को देहाती लग सकता है, पर क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जा सकती है? उनकी शैली वार्तालाप से अधिक निकट है, जो निर्बंध निबंध की मूलभूत विशेषता है। अब आते हैं उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। हमने भट्ट जी को देखा, मिश्र जी को देखा, अब देखेंगे प्रेम घन को। ये मिश्र जी से 1 साल बड़े थे। इनका जन्म हुआ था 1855 में और निधन 1894 में। प्रेम घन ने अगले पत्र आनंद कादम्बनी, अपने पत्र होना चाहिए था, यहाँ अगले लिख दिया है। अपने पत्र आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद में अनेक लेख लिखे हैं। इनके 2 पत्र हैं।
वे भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने अपने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को अब सहना पड़ा है, वह पहले मुसलमानों के राज्य में न था। आनंद कादम्बनी का नवीन संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया था। अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया है, पर उनके गद्य में रीति तत्व कम नहीं है। यह तत्व उनकी रहन सहन, वेशभूषा, आकृति प्रकृति में ही था और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांतः सुखाय स्वीकार किया था। ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक है। भाषा संबंधी अलंकृति रईसों की अलंकृति ही थी। सानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा की ओर उनकी विशेष रुझान थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की है वह यथार्थ है। इनके अतिरिक्त हरिश्चंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री बेताल, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने भी हिंदी निबंध के विकास में यथाशक्ति योग दिया। अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का फल यह हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियाँ चल निकली। निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है। भारतेंदु के चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों ने भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वर्णनात्मक निबंध लेखकों में भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख थे। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए गए। अब आते हैं नाटक। हमने निबंध देखा भारतेंदु युग में, अब देखेंगे नाटक। नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है। बच्चन सिंह कहते हैं कि नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों है। ठीक, शुक्ल जी कहते हैं नाटक दृश्य काव्य है, तो ये कहते हैं नहीं, दृश्य और श्रव्य दोनों है। इसीलिए यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। जिस प्रथम प्रकरण का उल्लेख नाट्यशास्त्र में आता है, उसके लेखन और अभिनय का मूल प्रेरक है लोक चेतना। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने इस चेतना के प्रसार के लिए नाटक को अत्यंत उपयोगी माध्यम समझा। इसीलिए स्वाभाविक था कि नाटकों में उस युग की अनेक समस्याओं को अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिलता। पर निबंध साहित्य से नाट्य साहित्य की स्थिति भिन्न थी। हिंदी निबंधों के पूर्व हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी, अतः उसका विकास सर्वथा स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन इस देश में नाटक की अति दीर्घ परंपरा के रहते हुए हिंदी नाटक का उससे कुछ ग्रहण न करना असंभव था। इसलिए इस रचना प्रकार में समन्वय और अंतर्विरोध दोनों ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। हिंदी नाटकों को संस्कृत नाटक की जो हास्योन्मुखी परंपरा विरासत में मिली, उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता, और भवभूति में जिस हास्योन्मुखता के बीज मिलते हैं, उनका विकास सन ईसा की 10वीं शताब्दी के पश्चात लिखे गए संस्कृत नाटकों में साफ परिलक्षित होता है। इस समय के अधिकांश नाटक शास्त्रीय अनुबंधों में विजड़ित पूर्व नाट्य कृतियों की विकृत अनुकृतियाँ मात्र हैं। मुरारी, राजशेखर, जयदेव और सेमेश्वर की नाट्य रचनाएं इस श्रेणी में आती हैं। मुरारी की अनर्घ राघव की कविता भी अत्यंत साधारण कोटि की है। राजेश्वर का बाल रामायण कथानक के अनगढ़पन तथा अनुपात के अनौचित्य के कारण काफ़ी कुख्यात हो चुका है। जयदेव का प्रसन्न राघव काव्योपजीवी, क्रियान्वितिहीन तथा शिथिल है। संस्कृत की इसी क्षयशील परंपरा में प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक, जो संवत
1667 में लिखा गया। और बनारसी दास का नाटक है समय सार, जो संवत 1693 में लिखा गया। रघुराज नागर का सभा सार है, जो संवत 1757 में लिखा गया। और लच्छीराम का करुणा भरण है, जो संवत 1772 में लिखा गया। तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, समय सार बनारसी दास, सभा सार रघुराय नागर, करुणा भरण लच्छीराम। ब्रज भाषा के इनके छंदोबद्ध ग्रंथों को नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। न तो काव्य की दृष्टि से इनका कोई मूल्य है और न नाटक की दृष्टि से। अनेक त्रुटियों के बावजूद भी रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जा सकता है। तो हिंदी का पहला नाटक विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र का नहुस, जो 1841 ईस्वी में लिखा गया, ये भी आनंद रघुनंदन की भांति ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात भारतेंदु ने ही किया। बंगला नाटक रंगमंचीय दृष्टि से लिखे जा रहे थे। हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच का सामना करना था। उनके सामने अलग समस्या थी। लोक नाटकों का साहित्यिक नाटकों से बादरायण संबंध स्थापित करना और यह दलील देना कि रासलीला, रामलीला, स्वांग, नौटंकी आदि हिंदी नाटकों के पूर्व रूप हैं, अपने आप में रोचक होते हुए भी तर्कसंगत नहीं है। बंगला के गिरीश चंद्र घोष ने यात्रा की कतिपय विशेषताओं को अपने नाटकों में ग्रहण किया, किंतु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बंगला नाटक यात्रा का परिष्कृत रूप है। संस्कृत नाटकों की इतनी लंबी नाट्य परंपरा की उपेक्षा करते हुए लोक नाटकों से संबंध स्थापन संभव भी नहीं था। भारतेंदु ने नाट्य सर्जना के लिए संस्कृत नाटकों के साथ पाश्चात्य नाट्य तंत्र को भी अपनाया। इस समय की मांग के अनुरूप नाटकों के प्राचीन ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक था। भारतेंदु ने अपने नाटक निबंध में लिखा है, नाटक नाम से भारतेंदु का एक निबंध है, ठीक, तो उसमें लिखा है उन्होंने, किंतु वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंबन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता। नाटक आदि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मतपोषिका होगी वह सब अवश्य ग्रहण होगी। स्पष्ट है कि भारतेंदु ने न तो पूर्ण रूप से प्राचीन नाट्य रूप अपनाया और न ही पाश्चात्य नाट्य रीति, उन्होंने दोनों का समन्वय किया। अपनी जगन्नाथपुरी की यात्रा में वे बंगला के नए नाटकों से परिचित हुए। उनसे प्रेरणा लेकर वे नाटक लिखने की ओर अग्रसर हुए। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 में लिखा गया नाटक के अनुवाद से होती है। विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है और इसी से इनके नाटक लिखने की शुरुआत होती है। रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी अनुदित हैं। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित है, ये ध्यान देना है, और दुर्लभ बंधु अंग्रेजी से। पूछता है दुर्लभ बंधु किससे अनुदित किया गया, तो अंग्रेजी से किए हैं, हिंदी में उसे। और अन्य नाटक संस्कृत से अनुदित किए गए हैं। इनका एक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, इस पर भी बंगला नाटक की छाया है। इसे अर्ध अनुदित कहा जा सकता है। तो सत्य हरिश्चंद्र इनका अर्ध अनुदित नाटक है और इस पे भी बंगला नाटक की छाया है। भारतेंदु ने अनुवाद करने के लिए जिन नाटकों का चुनाव किया वह शोदेश्य हैं। रत्नावली के संबंध में निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह उन्हीं का अनुवाद है। यदि इसे उन्हीं का मान ले तो कहना होगा
कि प्रकृति से ही सहृदय और रसिक होने के कारण उदयन की प्रेम कहानी में रस लेना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं था। अपने व्यक्तिगत सामंती संस्कारों के कारण इस दरबारी नाटक कोर्ट प्ले में रुचि लेना भी उनके लिए असंगत नहीं कहा जा सकता। बाद में इसे बहुत उपयोगी न समझकर ही कदाचित उन्होंने इसे पूरा न किया हो। मुद्रा राक्षस, जो 1878 ईस्वी में लिखा गया, संस्कृत का एक श्रेष्ठ नाटक है जो शास्त्रीय प्रतिबंधों को अतिक्रमित कर जाता है। इसका कथ्य तथा शिल्प दोनों नए युग के अनुकूल तथा आधुनिकता के मेल में है। नवागत युग के लिए भारतेंदु ने इसका अनुवाद श्रेयस्कर समझा। इस नाटक के उपसंहार में जिन गीतों का निर्देश दिया गया है वे राष्ट्रीय चेतना के द्योतक हैं। बंगला नाटक विद्या सुंदर के छायानुवाद का मुख्य कारण है उसमें उठाई गई प्रेम विवाह की समस्या। तो विद्या सुंदर में किसकी क्या वर्णन है, तो इसमें प्रेम विवाह की समस्या उठाई गई है। ये ध्यान देना है, पूछ सकता है, पूछा जाएगा। ठीक, प्रेम विवाह की समस्या उठाई गई है। अंत में नायक का इसे बुरा कर्म बताना तथा नायिका का इसे अपराध कहना तत्कालीन सामाजिक बंधनों का परिणाम है। सत्य हरिश्चंद्र की सृजन प्रेरणा को किसी न किसी बाह्य सामाजिक स्रोत में ढूंढ निकालने का दावा करना दूर की कौड़ी लाना है। इसे छायानुवाद माना जाए या मौलिक कृति, यह विवाद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता। सच तो यह है कि जहाँ भारतेंदु ने अपने समाज की अनेक त्रुटियों को नाटक के माध्यम से हमारे सम्मुख रखा, वहाँ वे उच्चतर मानवीय आदर्शों को भी सामने ले आए। यह सत्य, त्याग, बलिदान के उच्चतर आदर्शों से अनुप्राणित है। इनके अतिरिक्त कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद पाखंड विडंबन शीर्षक से किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा, यूँ तो वहाँ दिया है, पूछा गया है कि कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद भारतेंदु का कौन सा नाटक है, तो पाखंड विडंबन है। मोस्ट है ये कि कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद भारतेंदु का कौन सा नाटक है, पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन में मदिरा सेवन पे प्रकारांतर से व्यंग किया गया है। धनंजय विजय का कथानक तो पुराना ही है, पर भारत वाक्य में भारतेंदु ने जो परिवर्तन किया है वह उनकी आधुनिकता का परिचायक है। इसमें राजा को मदहीन होने तथा कर में छूट करने की कामना व्यक्त हुई है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के दुर्लभ बंधु अनुवाद के मूल में उक्त नाटक की श्रेष्ठता के प्रति उनका आकर्षण नहीं है जितना उसमें प्रतिपादित नीतिमत्ता के प्रति। उनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और सती प्रताप की गणना की जाती है। वैदिकीय हिंसा हिंसा न भवति 1872 ईस्वी में लिखा गया एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन, ध्यान देना है, जिसमें धर्म के नाम पे अनेक प्रकार के कुकृत्यों का मजाक उड़ाया गया है। अंधेर नगरी जो 1881 में लिखा गया, इसमें तो जैसा तीखा व्यंग, अंधेर नगरी जैसा तीखा व्यंग इसमें नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में तीखा व्यंग वैदिकी अंधेर नगरी जैसा नहीं है। ठीक, इसमें राजकीय अस्त व्यस्तता का बड़ा ही सजीव जीवंत चित्रण किया गया है। प्रेम योगिनी अधूरी है, ये ध्यान देना है। भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा है? प्रेम योगिनी। पर अपने अधूरेपन में ही एक अत्यंत सशक्त यथार्थवादी परंपरा को जन्म देती है। काशी के 4 स्थानों में जुटने वाले भिन्न भिन्न ढंग के व्यक्ति अपने कुत्सित व्यापारों की एकता में एक हैं। भारतेंदु के इस वर्णन से काशी के प्रति श्रद्धालुओं का बड़ा गहरा धक्का लगता है, लेकिन धर्मप्राण काशी का यह भी एक पहलू है। विशस्य विषमौषधम में देसी रजवाड़ों की दुष्प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उनके समर्थक अंग्रेजों को ही
अंग्रेजों को भी विषय माना है। भारत दुर्दशा में भारत की अधोगति का बहुत ही रोचक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। चंद्रावली प्रेमासक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। नील देवी में भारतीय नारियों के वीरत्व, पातिव्रत्य आदि गुणों को उभारा गया है। सती प्रताप में सावित्री के माध्यम से एक उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। विषय वस्तु के साथ साथ नाट्य तंत्र के प्रति भी भारतेंदु ने आधुनिक दृष्टिकोण ही अपनाया। नाटक नामक निबंध में उनका कहते हैं भारतेंदु कि अब नाटक में कहीं आशी, प्रभृति, नाट्यालंकार, कहीं प्रक्रिया, कहीं संफेट, कहीं पंचसंधि व ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना व किसी नाटकांक में इनको यत्नपूर्वक रख के हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है। प्रेम जोगिनी के परिपार्श्वक का कथन भी इसके अनुकूल है। उसके खेलने से लोगों को वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और वह नाटक भी नई पुरानी दोनों रीति मिल के बना है। वस्तुतः समय का ठीक नमूना प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने अधिकांश नाटक लिखे। अपनी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति पूर्णतः निष्ठावान रहते हुए उन्होंने सामान्य जीवन के विधित पात्रों, दलाल, गंगापुत्र, गडेरिया, कुजड़िन, कवि, एडिटर को अपने नाटकों में यथार्थ रूप में चित्रित किया है। भारत दुर्दशा में पूरा सुशिक्षित मध्य वर्ग ही पात्र है जिसे आगत संकट से देश का उद्धार करना है। इस सिलसिले में अधिक जिम्मेदारी कवि और एडिटर पर है, मुख्यतः एडिटर पर। संपादक के इस दायित्व का बोध भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों को अच्छी तरह ज्ञात था। वे स्वयं संपादक थे और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में जो निस्वार्थ प्रयत्न किया वह बाद में बहुत कम देखा गया। अपने विचारों को नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई नाट्य संस्थाएं भी स्थापित की जो समय समय पे नाटकों को रंगमंच पे उतारा करती थी। पारसी नाटक कंपनियों के कुरुचिपूर्ण और असामाजिक भावनाओं के परिहार का प्रयास भी उन्होंने इसी माध्यम से किया। रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। पूछ सकता है कि रंगमंच की दृष्टि से भारतेंदु का सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्यबिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक नौटंकी शैली में लिखा गया? तो अंधेर नगरी। उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। उन्होंने जिस महान उद्देश्य से चालित होकर साहित्य सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया था वह 80 धारा व्रत की तरह अत्यंत दुस्तर था। इसका मूल्य भी उन्हें कम नहीं चुकाना पड़ा। बड़े बड़े सत्ताधारियों ने उनके विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। ब्रिटिश महाप्रभुओं ने उन्हें डराने धमकाने में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, पर हरिश्चंद्र अपने सत्य विचारों से कभी नहीं डिगे। जो कुछ उन्हें उचित समझा, ठीक समझा, देश और जन कल्याण के अनुकूल समझा, उसे डंके की चोट पे कहा। उनका व्रत भी तो था, पै दृढ़ व्रत श्री हरिचंद को टरे न सत्य विचार। यह केवल अयोध्या नरेश सत्यचंद हरिश्चंद्र के संबंध में ही सत्य नहीं था, बल्कि स्वयं भारतेंदु के संबंध में उससे बड़ा सत्य था। इसे कुछ लोग भारतेंदु की गर्भोक्ति मानते हैं, पर यही तो उनके जीवन का सत्य था। यही तो उनके जीवन की संपूर्ण साधना थी। अन्यथा भारतेंदु के स्थान पे वे भी सैयद अहमद की तरह सर होते। अब है नाटक की विविध दशाएं। इस काल के नाटकों की मूलवर्ती विषय वस्तु तत्कालीन युग सत्य से अनुप्राणित होने के कारण पुराने स्वस्थ आचार विचारों को परिगृहित तथा नवीन मूल्यों को प्रस्थापित करने की ओर विशेष रूप से रही है। यह प्रवृत्ति रोमांटिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक प्रहसन नाटकों में सर्वत्र परिलक्षित होती है।
रोमांटिक नाटकों में श्रीनिवास दास, जिनका जन्म 1851 में हुआ था, इनका रणधीर प्रेम मोहिनी रोमांटिक नाटक है, 1877 में लिखा गया। और किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी नाटक उल्लेख्य है। 2 रोमांटिक नाटक हैं। इनके प्रणयन के मूल में आर्य चरित्र शोधन की भावना ही मुख्य रूप से क्रियाशील थी। इसका फल यह हुआ कि दोनों में उपदेशों की भरमार हो गई है। गोस्वामी जी के उपदेश तो अपने केंद्रीय उद्देश्य सती धर्म की मर्यादा से संबद्ध है, पर श्रीनिवास जी दुनिया भर के उपदेशों को एक ही स्थान पर एकत्र कर देना चाहते हैं। पर विषय और विधान की दृष्टि से वे सर्वथा रोमांटिक हैं। रणधीर और वीरेंद्र अद्भुत साहसी और पराक्रमी हैं। अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करने के लिए वे जिस साहस का परिचय देते हैं वह मध्यकालीन शौर्य की याद दिलाता है। बीच बीच में कतिपय समसामयिक समस्याओं का भी सन्निवेश कर लिया गया है, जैसे अमीर और गरीब का भेद, राजाओं का अत्याचार आदि। किंतु अभी तक रीतिकालीन वातावरण से पीछा न छूट पाने के कारण सभी प्रमुख पात्रों में छिछोरापन आ गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी का कथानक शिथिल, अगतिपूर्ण तथा संवाद अनावश्यक रूप से लंबे हैं। पात्रानुकूल विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग इसे एक ऐसा अजायब घर बना देता है कि पाठकों के पल्ले कम ही पड़ पाता है। मयंक मंजरी का कथानक अपेक्षाकृत चुस्त तथा कार्यकारण की श्रृंखला सुसंबद्ध है। इस नाटक की सबसे बड़ी त्रुटि है कि वह कविताओं से भरा पड़ा है, जिसे नाटक के प्रवाह में काफ़ी बाधा पड़ती है। मयंक मंजरी का नायक वीरेंद्र तो रीति काल के पिछले खेवे की कविताओं में वर्णित नायक का रोल अदा करता दिखाई पड़ता है। अपने कथोपकथनों द्वारा वह सोहदा प्रतीत होने लगता है। दोनों नाटकों की नायिकाएं टिपिकल रीतिकालीन हैं, जो चुहलबाजी, छेड़छाड़, तीरे नज़र और इशारेबाजी की कला में प्रवीण हैं। हाँ, इनका प्रेम एकांतिक और एकनिष्ठ है। सब मिलकर तंत्र और प्रतिपाद्य दोनों में ये रोमांटिक हैं। दोनों नाटक तंत्रीय दृष्टि से अंग्रेजी नाट्य कला के अधिक समीप है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है, और मयंक मंजरी में एक अंक में एक ही दृश्य रखा गया है। इस प्रकार की कला का जो श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है वह प्रथम प्रयोक्ता होने के कारण गोस्वामी जी को मिलना चाहिए। अमान सिंह गोठिया का मयंक मंजरी भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। अब आता है ऐतिहासिक रोमांस। ऐतिहासिक रोमांसों को नाटक की विषय वस्तु बनाने का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों के विस्मृत गौरव का स्मरण दिलाकर तत्कालीन समाज को आत्मगौरव का बोध कराना था। इस प्रकार के नाटक भारतेंदु की नील देवी की परंपरा में लिखे गए, पर राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप सिंह के अतिरिक्त एक भी अन्य नाटक उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर है, काशीनाथ खत्री का है सिंधु देश की राजकुमारियाँ और गुन्नौर की रानी। सिंधु देश की राजकुमारियाँ किसने लिखा है? काशीनाथ खत्री ने। गुन्नौर की रानी नाटक किसने लिखा है? काशीनाथ खत्री ने। और राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती आदि केवल नाम के ऐतिहासिक नाटक हैं। नाट्य तंत्र की दृष्टि से महाराणा प्रताप सिंह में कई खामियां हैं। नाटक का द्वितीय अंक कथावस्तु का अनिवार्य अंग नहीं बन पाया है। गुलाब सिंह और मालती का प्रणय प्रसंग, जो प्रासंगिक कथावस्तु के रूप में आता है, मुख्य कथा का सहायक नहीं हो सका है, किंतु इसके सन्निवेश से नाटकीय वातावरण रसमय जरूर बन गया है। फिर भी नाटककार के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। महाराणा के माध्यम से जो देश प्रेम तथा भामाशाह के अभूतपूर्व तथा अविस्मरणीय त्याग से
जिस उत्कट आदर्श को प्रस्तुत किया गया है वह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में बहुत ही सफल कहा जाएगा। अब है प्रहसन। इस काल के निबंधों में व्यंग का जो पैनापन दिखाई पड़ता है वह प्रहसनों में भी दृष्टिगोचर होता है। जिस उद्देश्य को लेके, जिस लक्ष्य के लिए लेके लेखक साधना कर रहे थे उसकी बहुत बड़ी पूर्ति प्रहसनों के माध्यम से हुई। उस संक्रांति काल में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन के लिए प्रहसन बहुत ही उपयुक्त साधन था। इसलिए स्वाभाविक था कि लेखकों का झुकाव उस ओर होता। नई प्रगति की विरोधी सभी प्रकार की मनोवृत्तियों पर व्यंग किया गया। फलस्वरूप घिसी पिटी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि को प्रहसनकारों ने अपने व्यंग का लक्ष्य बनाया। पाश्चात्य भाषा और संस्कृति में रंगे हुए लोगों को भी अच्छी खबर ली गई। राधाचरण गोस्वामी, जिनका जन्म होता है 1858 में और निधन 1925 में, और खड़ग बहादुर मल्ल, जिनका जन्म 1853 में और निधन 1889 में, इस काल के प्रमुख प्रहसनकार थे राधाचरण गोस्वामी और खड़ग बहादुर मल्ल। गोस्वामी जी वृंदावन के प्रतिष्ठित गोस्वामियों में थे और उनकी छद्म लीलाओं से अच्छी तरह परिचित थे। तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण में धर्म गुरुओं के व्यभिचारों की पोल खोल के उनका पर्दाफाश किया गया है। बूढ़े मुंह मुहासे में पर नारी गमन का दुष्परिणाम बतलाया गया है। तो ये पूछा जाता है कि इनके किस नाटक में पर नारी गमन का दुष्परिणाम है, तो बूढ़े मुंह मुहासे में। और किस में धर्म गुरुओं के व्यभिचारों का पोल खोला गया है, तो तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण में। इसमें प्रकारांतर से हिंदू मुस्लिम एकता की ओर भी संकेत किया गया है। गोस्वामी जी ने वृंदावन से भारतेंदु नामक एक पत्र भी निकाला। तो भारतेंदु नामक पत्र किसने निकाला? राधाचरण गोस्वामी ने। कहाँ से निकाला? वृंदावन से। खड़ग बहादुर मल्ल मझौली के महाराज कुमार थे। बांकीपुर के खड़ग विलास प्रेस की स्थापना उन्हीं के नाम पे हुई थी। ठाकुर रामदीन सिंह के संपादकत्व में उन्होंने क्षत्रिय पत्रिका का संपादन भी किया। भारत आरत खड़ग बहादुर मल्ल का प्रहसन है। इसमें उन्होंने शासकों और ओहदेदारों की दुर्वृत्तियों तथा शासितों की दुर्बलताओं पर गहरा व्यंग किया है। व्यक्तिक उन्नति के लिए भाषा और धर्म का परित्याग करने वाले बंगाली बाबू की आत्मभर्त्सना देखने ही बनती है। अपनी भाषा की कदरथना करने वाले बंगाली बाबू से अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहता है, सुअर, हम तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं मांगता, अपना मुल्क की बोली बोलो। पर आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन पर उक्त मजिस्ट्रेट की गाली का कोई असर नहीं पड़ता। देवकी नंदन के जयनार सिंह में ओझाई के विश्वासियों पर व्यंग किया गया है। गोपाल राम गहमरी के देश दशा में सरकारी अलहकारों की धांधली को व्यंग का विषय बनाया गया है। तो देश दशा नाटक किसका है? गोपाल राम गहमरी का। अंबिका दत्त व्यास की देसी घी और चर्बी में व्यावसायिक कुरूपता का अच्छा नमूना है। इन प्रहसनों में पूंजीपतियों, सरमायादारों, शासकों आदि की अवांछनीय तत्वों के रूप में अंकित किया गया है, जो नवीन चेतना का द्योतक है। खड़ग बहादुर मल्ल ने जमींदारों के मनमानेपन का संकेत देते हुए उन्हें वृश्चिक राशि कहा है। टेक्निक की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं आंका जा सकता। अब आता है सामाजिक और पौराणिक नाटक। सामाजिक नाटकों की केंद्रीय समस्या नारी है, जो मुख्यतः सुधारवादी दृष्टिकोण से परिचालित है। इस तरह के नाटकों में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया गया है। बाल कृष्ण भट्ट के जैसा काम वैसा परिणाम, राधा कृष्णदास के दुखिनी बाला आदि नाटक ऐसे ही हैं। भट्ट जी के नाटक में दृष्टिकोण की प्रौढ़ता तथा व्यंग का तीखापन मिलता है, जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है।
राधा कृष्ण दास ने विधवा के स्वाभाविक शरीर धर्म को प्रस्तुत करते हुए दुखिनी बाला लिखा था। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था। तो ये अच्छा प्रश्न मिला है हमें कि दुखिनी बाला नाटक का पहले नाम क्या था? विधवा विवाह नाटक था। ये ध्यान देना है। जिसकी श्यामा भ्रूण हत्या करती है, पर दुखिनी बाला में सरल विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। दुखिनी बाला की पात्र सरला है, जो विष जहर खा के अपनी आत्महत्या कर लेती है। ठीक। वस्तुतः विधवा विवाह में यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जो समाज विरोधी होने के कारण बाद में दूसरी पुस्तक में बदल जाता है। अभी समाज इस तरह के नग्न यथार्थ को सहन नहीं कर सकता था। तो दुखनी बाला में दुखनी बाला कौन है? सरला है। ध्यान देना है। जो जहर खा के पूछ सकता है ये प्रश्न, भाई कुछ भी पूछ लेगा एक पेपर में कि सरला पात्र किस नाटक की है जो विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है, तो दुखनी बाला की है। ठीक। आगे है, इसीलिए उसे एक आदर्श की ओर मोड़ना पड़ा। बाद में चलकर समझौते की यही प्रवृत्ति प्रेमचंद के आदर्शोन्मुखी यथार्थ के रूप में प्रकट हुई। लाला जवाहर लाल वैद्य का कमल मोहिनी भंवर सिंह नाटक पर नारी गमन के विरोध में लिखा गया। गोपाल राम गहमरी के विद्या विनोद में ओझाई, अनमेल विवाह, बहुविवाह का विरोध तथा पातिव्रत्य का समर्थन किया गया है। नारी समस्या के भारत दुर्दशा के मेल में भारतोद्धार, भारत आरत, भारत सौभाग्य, देश रक्षा आदि नाटक लिखे गए हैं। अब आता है उपन्यास। उपन्यास को हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हमने नाटक को देखा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। जितना एक्सप्लेन करना होता है मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। ठीक, क्योंकि लिखा है सब आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, हाईलाइट है, बताती हूँ कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को उतना समझ में आना चाहिए। ठीक। अब हम देखेंगे उपन्यास। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं पर्याप्त है ये। ठीक, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सुनना है और बुक पढ़ते रहना है, कुछ ज़रूरी लगे उसे नोट करते रहना है। और फिर लाइव क्लास में भी जुड़ा करिए सभी लोग। 8 बजे से 10 बजे से 2 लाइव क्लास होती हैं, और वीडियोस देखा करिए और सभी लोगों के यहाँ शेयर भी किया करिए। और क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग उपन्यास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।